हेलो। मैं विश्वास शर्मा फिर आ गया आपके सेवा में। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि शिक्षा के अधिकार के तहत हम लोगों ने बात की थी। ये जो सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, इस पे हम लोगों ने बात किया था, लेकिन इसके आगे का एक चीज़ छूट गया था जो अभी है कि उससे आगे आप उसका नोट्स बना लें, जिसमें कमज़ोर वर्ग शिक्षा के अधिकार नियम में, जिसमें कमज़ोर वर्ग, वंचित वर्ग आदि प्रकार के बच्चों को अभिभावक, स्थानीय प्राधिकरण, बाल अधिकार संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग आदि के सहायता से प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी, जिसके लिए विशिष्ट कोटि श्रेणी का स्कूल व्यवस्था किया जाएगा। जो जो चीज़ महत्वपूर्ण है उसमें मैंने उसको बोल्ड में कर दिया है। जैसे कमज़ोर वर्ग मैंने ऐसे बच्चे, उनके बारे में मैंने भी लिखा है, ऐसे बच्चे जिनके माता पिता या विवाह का वार्षिक आय न्यूनतम सीमा से कम हो। ठीक है। फिर अभी बच्चों में वंचित वर्ग ऐसे बच्चे जो अनुसूचित जाति, एससी एसटी या सामाजिक रूप से शक्तियों से पिछड़े हों। ठीक है। बच्चे 6 से 14 वर्ष की बात, हमेशा हम प्रारंभिक शिक्षा में 6 से 14 वर्ष की ही बात करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। अभिभावक जो संरक्षक हैं या वो भी अभिभावक माने जाएंगे जो अदालत के द्वारा मान लें किसी बच्चे को गोद ले लिए हैं तो उनको भी नैसर्गिक अथवा अदालत अदालत कानून द्वारा पोषित संरक्षक सभी होंगे। स्थानीय प्राधिकरण में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, काउंसलिंग, जिला परिषद, नगर पंचायत, पंचायत आदि। यहाँ देखिए, बाल अधिकार संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग में बाल में आ की मात्रा छूट गई है, इसको जरा आप ठीक कर लेंगे। यहाँ पे है, मैं अभी दिखा देता हूँ। ये इसमें आ का मात्रा छूटा हुआ है, इसको आप कर लीजिएगा। बाल अधिकार संरक्षण राष्ट्रीय आयोग, ठीक है। तो फिर प्रारंभिक शिक्षा 1 से 8, वही 6 से 14 वर्ष। विशिष्ट कोटि श्रेणी का स्कूल, ये फिर ध्यान दीजिएगा, जिसमें केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल आदि। ठीक है, ये ख़त्म हो गया, आज ये ख़त्म हुआ है। अब हम लोग दूसरे टॉपिक पे आते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जहाँ तक उम्मीद है कि ले लिए होंगे, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे, जिसका नाम है प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में गठित आयोग एवं समितियाँ। देखिए, आयोग और समितियाँ क्या होती हैं, वो अपना प्रतिवेदन देती हैं, अपनी सलाह देती हैं। तो कुछ ऐसे आयोग और समितियाँ थी। शिक्षा देखिए बहुत दिनों से चला, शिक्षा का प्रचार प्रसार भी बहुत दिनों से चल रहा है, स्वतंत्रता से पूर्व के, स्वतंत्रता के बाद भी चल रहा है। स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले आया था विश्वविद्यालय आयोग, जिसे राधा कृष्ण आयोग कहते हैं। फिर 3 महत्वपूर्ण हैं, मुदालिर आयोग जिसे माध्यमिक भी बोलते हैं, और फिर तीसरा आया था कोठारी आयोग, जिसे भारतीय शिक्षा आयोग भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये सब स्वतंत्रता के बाद के, वैसे बहुत आया, 90 में आया, 92 में आया, लेकिन हम बात करेंगे तो दोनों को देखेंगे, स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रता के बाद का। देखिए, हमने यहाँ लिखा है, पहला नंबर में मैंने दे दिया है कि स्वतंत्रता के पूर्व और स्वतंत्रता के पश्चात, स्वतंत्रता के पूर्व और स्वतंत्रता के पश्चात। ठीक है। स्वतंत्रता के पूर्व, आप इसको देख लीजिएगा, हुआ क्या था कि हिंदू राजा जो थे उनसे भी अधिक, आप देख लीजिए कि भारत में जितने बड़े बड़े इमारत हैं, जो बहुत ही आलीशान इमारत हैं, वो मुख्यतः मूलतः मुस्लिम शासकों के थे। तो वो लोग, उनकी विलासिता की सामग्री होती थी और वहाँ से यूरोप जाता था, और यूरोप जाने जाता था, और यूरोप से फिर वहाँ से मदिरा, चांदी, मूंगा यही आता था। इसमें दो तीन नाम है, मैंने ढूंढा तो वो मिला मुझे, मैं आपको दिखा दूँ। ये आपके सामने है, टायर, सिकंदरिया और कुस्तुनतुनिया। टायर तो मुझे नहीं मिल पाया, लेकिन जो सिकंदरिया है, इसको अलेक्जेंड्रिया भी बोलते हैं, जो अभी मिस्र का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। और तीसरा जो स्थान है कुस्तुनतुनिया या इस्तांबुल, तुर्की में है। ठीक है। तो ये इसमें दिया गया है कि पहले समुद्र के रास्ते से नहीं या व्यापार होते थे, यही मिस्र होते हुए अफ़गानिस्तान, इराक, तुर्की होते हुए लैंड से, स्थल मार्ग से व्यापार होता था। तो तबीयत ख़राब चल रही है मेरी कल, इसलिए कल मैं अपनी वीडियो नहीं दे पाया। अब आगे देखिए, आप इसको पढ़ लीजिएगा, स्थल मार्ग से होता था। लेकिन बाद में क्या हुआ, अगले वीडियो में देखिए। 15वीं शताब्दी में तुर्कों ने दक्षिण पश्चिम एशिया और दक्षिण पूर्वी यूरोप में विजय करके भारत और यूरोप के मध्य जो स्थल मार्ग था, ये कुस्तुनतुनिया, सिकंदरिया या अलेक्जेंड्रिया वाला, उसको उन्होंने बंद कर दिया। तब अब ये होने लगा कि अब कैसे व्यापार हो भारत में। तो 27 मई 1498 में पुर्तगाल के नाविक वास्को डी गामा वहाँ से निकला भारत की खोज में, और कालीकट के बंदरगाह पर उसने अपना पड़ाव, सबसे पहले वो आया था, वहीं कालीकट आया था। ठीक है।
वहाँ आया तो उन्हें जल मार्ग था, जिसमें इन्होंने एक देखिए टी.एन. सक्सेना ने अपनी किताब द एजुकेशन ऑफ इंडिया पेज नंबर 19 में लिखा है कि व्यापार के बाद इस देश में उनका झंडा लहराया और साथ ही उनका शिक्षा आरंभ हुआ। जब वो यहाँ व्यापार करने आए, व्यापारी जब यहाँ आए तो उन्होंने व्यापार के साथ साथ अब उनका काम कौन देखे। अगर मान लीजिए काम देखना है तो उनके भाषा में काम होनी चाहिए। अगर हम हिंदी में यहाँ बनाते हैं, फाइल बनाते हैं, तो वहाँ कैसे होगा। इसलिए इन्होंने शिक्षा भी देना शुरू किया कि शिक्षा भी देते रहेंगे, शिक्षित करेंगे और काम करने के लिए मैनेजर कर्मचारी हमें मिलते रहेंगे। ये शुरुआत हुई थी भारत में शिक्षा का। ठीक है, अब आगे आते हैं हम लोग। इसको आपने देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, जहाँ नहीं समझ में आया हमसे पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, या फिर मेरे व्हाट्सअप नंबर जो मैंने पहले ही दे रखा है, नहीं याद आ रहा है मैं फिर से दे देता हूँ। आप लोग अपना व्हाट्सअप नंबर देख लीजिए, 700079176176 700282917 आप हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे आते हैं अगले स्लाइड पे, जिसमें है ये अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि मिशनरियों द्वारा का आधुनिक शिक्षा आरंभन या मिशनरियों का शिक्षा में प्रयास। ये याद रखिएगा, आपसे अक्सर क्वेश्चन पूछता है। पिछली बार शायद आया था नहीं, लेकिन इससे पिछले बार आया था कि मिशनरियों का भारतीय शिक्षा में क्या प्रभाव था, इसको दिखाइए। इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन बाय द मिशनरीज। ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं कि यूरोप के व्यापारियों के आगमन के पश्चात यहाँ ईसाई मिशनरियों ने इस देश में प्रवेश किया। जब यूरोप के व्यापारी आए, सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाल का नाविक वास्को डी गामा। एक चीज़ आपको जीके बता दूं, सबसे पहले आने वाले यूरोपी पुर्तगाली थे, और सबसे बाद में देश छोड़ के जाने वाले यूरोपी पुर्तगाली ही थे, ध्यान रखिएगा। तो जिनका उद्देश्य भारतवासियों को अपने धर्म के अनुयायी बनाना था, न कि यूरोपीय ढंग से शिक्षा व्यवस्था, सिर्फ अनुयायी बनाना था, यूरोपीय ढंग से शिक्षा देना नहीं था। डॉक्टर D.O. एलेन के अनुसार, इन्वर्टेड कामा में है, शिक्षा संस्थाओं ने मिशनरियों को भारतीयों से संपर्क स्थापित करने और उन्हें अपने धार्मिक सिद्धांतों को से अवगत करने का अवसर प्रदान किया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। मिशनरियों ने भारत में विभिन्न स्थलों पर शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की। उसके पाश्चात्य मतलब पश्चिमी ढंग से और शिक्षा प्रदान करने का कार्य आरंभ किया। नूरुल्लाह व नायक ने अपनी एक किताब लिखी थी, किताब का नाम आपके सामने है, ए हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। पेज नंबर 14 पे लिखा है इन्होंने कि भारत मिशनरियों को भारत में आधुनिक शिक्षा पद्धति के रूप में प्रवर्तक होने का सम्मान प्राप्त है। ठीक है, इसको आप नोट्स में कर लीजिएगा। हम अगले स्लाइड पे चलते हैं। अब मिशनरियों ने कौन कौन सा शिक्षण कार्य किए, तो अलग अलग मिशनरियों की अलग अलग इसमें हम विवरण देते हैं। पहला है डच मिशनरी। इन लोगों ने चिनसुरा, नागापट्टम और बिमलीपट्टम, ध्यान से सुनिएगा, जितने भी स्थान हैं आपके सामने है, चिरसुरा, नागापट्टम, बिमलीपट्टम। इसमें विवरण नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ, आप सुन लीजिए कहाँ कहाँ स्थान है। चिनसुरा वर्तमान में भी कलकत्ता के पास है। ठीक है, कालीकट जो मैंने बताया था, कालीकट वो केरल में है, जहाँ पे वास्को डी गामा आया था। और चिरसुरा देख लीजिए, चिनसुरा कलकत्ता के पास है। नागापट्टम ये आपका तमिलनाडु में है, बंगाल की खाड़ी की तरफ। बिमलीपट्टम यह आंध्र प्रदेश में है। आपको जान के यह ताजुब होगा कि 1614 में पहली बार यहाँ पे डचों ने अपना एक फोर्ट बोलिए या अपना 1614 में इन्होंने अपना यहाँ केंद्र बनाया। ठीक है, चिरसुरा, फिर से मैं बोल रहा हूँ, चिनसुरा कलकत्ता के पास बंगाल, नागापट्टम तमिलनाडु बंगाल की खाड़ी की तरफ, बिमलीपट्टम आंध्र प्रदेश। ठीक है, पट्टम का मतलब क्या होता है, पहले ये जान लीजिए। पट्टम का मतलब होता है बंदरगाह। ठीक है, ये जितने अट्टम पट्टम लिखा होगा, जब विशाखापट्टनम या पट्टनम होगा, तब भी वह समुद्र के किनारे का बंदरगाह स्कूल निर्माण किया। ठीक है,
इनका मुख्य उद्देश्य ये जान लीजिए, ये धर्म प्रचार वैधता नहीं देते थे, बस धर्म का और न इसको केंद्र बनाए। क्या किए थे भाई? फिर उसके बाद डेन मिशनरी आया, ठीक है। इन्होंने क्या कहाँ कहाँ काम किया? तंजौर, श्री रामपुर, तिचनापल्ली और फोर्ट सेंट डेविड। फोर्ट सेंट डेविड, ठीक है। तंजौर तमिलनाडु में है, वहाँ पे आज भी प्रसिद्ध शिव मंदिर बृहदेश्वर है तंजौर में, तंजौर महादेव जिसको हम लोग बोलते हैं। श्री रामपुर, यह जिसको सी भी है, श्री भी बोलते हैं, वो बंगाल में है। तिचनापल्ली, तिचनापल्ली यह आपका तमिलनाडु में है, जिसका मुख्यालय चिल्लापल्ली है, तिचनापल्ली का। फोर्ट सेंट डेविड ये तमिलनाडु में है और आज भी है, वो एक संग्रहालय के रूप में है। वहाँ एक जो फोर्ट है, जो किला है, उसको एक 17वीं शताब्दी में एक हिंदू ने बनवाया था। उसको उन्होंने फिर डेन लोगों ने आधिपत्य कर लिया, तो यहाँ भी उन्होंने विद्यालय खोला, ठीक है। इन विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा थी, ये ध्यान रखिएगा। शिक्षा का माध्यम क्या था? मातृभाषा। डेन लोगों ने मुसलमानों से सहयोग प्राप्त करने की चेष्टा की। इन्होंने ट्रांक्यूबर में प्रशिक्षण विद्यालय, जैसे आप लोग बीटीसी कर रहे हैं ना, बीटीसी बीएड वाले, वैसे वहाँ प्रशिक्षण दिया था, जहाँ अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाता था, ठीक है। ट्रांक्यूबर कहाँ है? यह तमिलनाडु में। ट्रांक्यूबर कहाँ है? तमिलनाडु। तीन यहाँ जो आया स्थान हम बता दें आपको। पहला आया था चिनसुरा बंगाल, नागापट्टनम तमिलनाडु, भीमलीपट्टनम आंध्र प्रदेश, तंजौर तमिलनाडु, श्रीरामपुर बंगाल, चिन्नापट्टी तमिलनाडु, फोर्ट सेंट डेविड तमिलनाडु और ट्रांक्यूबर तमिलनाडु, ठीक है। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा जहाँ तक हमें आशा है। अब आगे बढ़ते हैं। फ्रांसीसी मिशनरी, फ्रेंच मिशनरीज, इन लोगों ने माही, यनाम, कारिकल, जिसे कालीकट बोलते हैं, पांडिचेरी, चंद्रनगर में प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की। इन विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा अनिवार्य थी, ये ध्यान रखिएगा। ये पहला विद्यालय जहाँ अनिवार्य किया गया। इनके अध्ययन करने वालों सभी कभी कभी मुफ्त भोजन पानी भी मिल जाता था, भोजन वस्त्र पुस्तकें मिल जाती थी, ठीक है। सॉरी। माही, जिसको माहे से भी नाम से जानते हैं, माही वो क्रिकेटर नहीं, माही एक स्थान है जिसको माहे MAHE है, माहे, जिसको इस समय मायाजी बोलते हैं। यह आपका पांडिचेरी, जिसको पुडुचेरी में है, यनाम, यह भी पुडुचेरी में है। कालीकल यह केरल में है। पांडिचेरी आपको पता ही है। चंद्रनगर जो कि पड़ता है आपका ये बंगाल में पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया, इन्होंने यहाँ विद्यालय स्थापना किया। पुर्तगाली देखिए, पुर्तगाली ने गोवा, पता है, डामन ड्यू, ये भी आपको आप देख लीजिए, दमन दीव जिसको बोलते हैं। बेसिन जो है बम्बई महाराष्ट्र में आता है, बेसिन, ठीक। अगला है लंका, मतलब सिलोन जिसको बोलते हैं, पहले एक प्राचीन नाम है सिलोन। हुगली वही कलकत्ता। कोचीन, ठीक, कोच्चि जिसको कोच्चि केरल। और चटगांव या विश्व में बांग्लादेश में है। पहले बांग्लादेश भारत से आज़ाद नहीं था ना, पहले आपको याद रखिए, बांग्लादेश पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान भी था, तो खैर छोड़ दीजिए। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश एक था। जब बंटवारा हुआ पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान दो दो भाग हो गया था, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान मतलब बांग्लादेश, पश्चिमी पाकिस्तान पश्चिम में है भारत के लिए, पश्चिमी पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान। 1971 में लड़ाई हुई भारत पाकिस्तान की, इंदिरा गांधी यहाँ की शासिका थी, बांग्लादेश की आज़ादी हुई और जो पूर्वी पाकिस्तान था वो बांग्लादेश बन गया और जो पश्चिमी पाकिस्तान था वो सिर्फ पाकिस्तान रहा, ठीक है। तो उस समय सब एक था, इसलिए चटगांव आपको पड़ गया, बांग्लादेश में है। वहाँ इन्होंने अपनी विद्यालय का स्थापना किया, ठीक है। अब आते हैं हम। इन्होंने स्थानीय भाषा के साथ साथ कृषि, गणित, ईसाई धर्म और दस्तकारी मतलब होता है क्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट जिसको बोलते हैं, उसकी शिक्षा दी जाने लगी। अंग्रेजी मिशनरी, आज बस इतना ही करेंगे, अंग्रेजी मिशनरी तक करेंगे, आप इसको देख लीजिएगा और इसका नोट्स बना लीजिएगा, बाकी अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे। इनका कार्यक्षेत्र व्यापक था,
वाजिब है क्योंकि इन्होंने बहुत दिनों तक रखा। मद्रास जो चेन्नई इस समय है, ठीक है, तमिलनाडु का स्थान, बम्बई महाराष्ट्र, मुंबई बंगाल, पश्चिम बंगाल में धर्मांध शिक्षा विद्यालयों की स्थापना की। इनके कंपनी के कर्मचारियों के बच्चों को निःशुल्क, देखिए ये सब हमेशा यही करते रहे हैं। इन्होंने क्या किया कि कर्मचारी जो उनके कर्मचारी होते थे उनको उनके बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। अंग्रेजी मिशनरी में बंगाल को अपना धर्म प्रचार का मुख्य केंद्र बनाया तथा बंगाल ही इनका मुख्य केंद्र था। तभी तो 1905 में आपको आपको पता होगा 1905 में बंग भंग किया गया। क्यों बंग भंग किया गया? कि अंग्रेज़ों की रीढ़ की हड्डी टूट जाए, ठीक है। बंगाल इनका मुख्य केंद्र बना और यहाँ श्री रामपुर या श्री रामपुर में 3 ईसाई मिशनरी थी, कैरे, वार्ड और मार्समैन का उन्होंने प्रचार किया, जिन्हें श्री राम त्रिमूर्ति भी कहते हैं। इन लोगों ने 1808 में हिंदू और मुसलमानों के नाम निवेदन, एड्रेस टू हिंदूज एंड मुस्लिम्स नामक पुस्तिका प्रकाशित किया, जिसमें मोहम्मद साहब को झूठा पैगंबर और हिंदू धर्म को अज्ञान, आडंबर और मिथ्या का बताया, जिसमें बहुत विद्रोह हुआ। इतना विद्रोह हुआ कि अंत में यहाँ के गवर्नर जनरल को ही हस्तक्षेप करना पड़ा। उसमें गवर्नर जनरल थे, आपके सामने आपको दिखाई दे रहे होंगे, लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो ने इन तीनों पादरियों को जेल में डाल दिया। तो ये आपको जब क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भारत में मिशनरियों का प्रयास, तो आप यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से आधुनिक शिक्षा का आरंभ से लेके यहाँ से शुरू करेंगे मिशनरियों का, यहाँ से लेके आप यहाँ तक का विवरण दे सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। गुड डे।